ये तो हो गए सारे आज के ट्रेडिंग बेट्स। अब एक बार सारी बड़ी क्रूशल अर्निंग्स को, ऑफ कोर्स क्रूशल अर्निंग्स में रिलायंस, इसे हम सेपरेटली भी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन दूसरे और कौन से की नंबर्स आए हैं, प्लस कहाँ कहाँ खबरों का एक्शन है, ये सब शरद हमें बताएंगे। शरद, मॉर्निंग थोड़ी सी खबरें तो ऑफकोर्स आज कम होंगी, अर्निंग्स जो रेगुलर शेड्यूल थी वो तो होंगी, क्योंकि ये तो बड़ा अनसर्टन सा और सडन सा ये आज का सेशन है। क्या क्या खबरें आज सारी बताएं। जी बिल्कुल प्रियंका, एंड ऑफ कोर्स हमारे लिए भी एक सरप्राइज था और सुबह उठ के जो है हमने जो है जल्दी से सारे इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ फ्लो सबको जो है आपके लिए लाए हैं। ऑफ कोर्स अर्निंग्स पे भी बात कर लेते, ज़्यादा अर्निंग्स नहीं है, ऑफ कोर्स हम लोग अलग से HUL और रिलायंस डिस्कस करेंगे, लेकिन RBL बैंक जस्ट मार्केट आवर्स बंद होने के पहले ही, जस्ट 1 मिनट पहले रिजल्ट्स आए थे, तो ओवरऑल इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए RBL बैंक के। बट ऑफ कोर्स थोड़ी सेलिंग प्रेशर जो थी हमने देखे थे 2 से 3 सेशंस में। सिगाची इंडस्ट्रीज स्मॉल कैप कंपनी है, 2300 करोड़ की, लेकिन आप कह सकते हैं फार्मा बेस्ड कंपनी, उनके नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, मार्जिन्स में भी जो एक अच्छी उछाल देखने मिली। और आगे जाते हुए इंपॉर्टेंट गाइडेंस कंपनी ने कहा है कि जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ऑफरिंग्स रहेगी, जिसमें यील्ड ज़्यादा है, उस पर वो फोकस करेंगे और मार्जिन पे जो अच्छी ग्रोथ आउटलुक है। ऑफ कोर्स कहें तो रेवेन्यू 60% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ये स्टॉक को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। पेटीएम के नतीजे जो है स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने मिले हैं और जो लॉसेज हैं उनकी, उसमें भी जो गिरावट देखने मिली है। और सिक्वेंशियली जो है पहले 300 करोड़ के लगभग लॉसेज था, अब 220 करोड़ का आ गया है। तो एक टाइप से पॉजिटिव जो है नंबर्स सिगाची और पेटीएम में देखने मिले हैं और RBL बैंक में इनलाइन रहे हैं। लेकिन कुछ खबरों वाले शेयर्स भी हैं जो फोकस में रहेंगे। जी की क्लैरिफिकेशन आई थी मार्केट आवर्स के बाद, उन्होंने कहा है कि वो अवेयर नहीं है कि सोनी की कोई बोर्ड मीट चल रही है जहाँ पे मर्जर की डिस्कशंस हो रही है, और अब कंपनी जो है जी का स्टांस है कि वो अभी भी कमिटेड हैं सोनी के मर्जर के साथ। अल्ट्रा सीमेंट का जो है कॉन कॉल हुआ था, की टेकअवेज में कैपेक्स गाइडेंस 9000 करोड़ का रखा है विद साल 2024 और 25 के लिए। और इम्पॉर्टेंटली जो केशोराम मर्जर है वो एक्सपेक्टेड है कि वो 1 अप्रैल 2024 को हो जाएगा। टाटा स्टील का भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है। सबसे पहला आया है कि कंपनी जो है प्लान कर रही है कि अपने दो लॉस मेकिंग ब्लास्ट फर्नेसेस है यूके में, उनको वो बंद कर दें और एक अलग से 1.25 बिलियन पाउंड की एक इन्वेस्टमेंट जो है इलेक्ट्रिक आर्क जो फर्नेस टेक्नोलॉजी है उस पर करने वाली है। अब ये पोर्ट टालबोट में होगा। तो बेसिकली एक रीस्ट्रक्चरिंग का अनाउंसमेंट आया यूके के मार्केट के लिए। प्रताप स्नैक्स एंड ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स जो थी न्यूज़ रिपोर्ट्स चल रही थी कि वो नेगोशिएशंस कर रहे हैं, बातचीत हो रही है कि एक प्राइवेट इक्विटी फर्म अपनी स्टेक की जो बिकवाली कर सकते हैं और हल्दीराम ले सकते हैं। लेकिन प्रताप स्नैक्स अभी क्लैरिफाई किए हैं कि कोई नेगोशिएशंस हल्दीराम्स के साथ नहीं चल रही है स्टेक सेल को लेके। आखिर में शिल्पा मेडिकेयर भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे कंपनी जो है इम्पॉर्टेंट लंग कैंसर ड्रग को जो है लॉन्च करेंगी US मार्केट्स में आपकी पहले तिमाही कैलेंडर ईयर 2024 में। थोड़ी सी खबरें तो ऑफकोर्स आज कम होंगी, अर्निंग्स जो रेगुलर शेड्यूल थी वो तो होंगी, क्योंकि ये तो बड़ा अनसर्टन सा और सडन सा ये आज का सेशन है। क्या क्या खबरें आज सारी बताएं। जी बिल्कुल प्रियंका, एंड ऑफ कोर्स हमारे लिए भी एक सरप्राइज था और सुबह उठ के जो है हमने जो है जल्दी से सारे इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ फ्लो सबको जो है आपके लिए लाए हैं। ऑफ कोर्स अर्निंग्स पे भी बात कर लेते, ज़्यादा अर्निंग्स नहीं है, एंड ऑफ कोर्स हम लोग अलग से HUL और रिलायंस डिस्कस करेंगे, लेकिन RBL बैंक जस्ट मार्केट आवर्स बंद होने के पहले ही, जस्ट 1 मिनट पहले रिजल्ट्स आए थे, तो ओवरऑल इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए RBL बैंक के। बट ऑफ कोर्स थोड़ी सेलिंग प्रेशर जो थी हमने देखे थे 2 से 3 सेशंस में। सिगाची इंडस्ट्रीज स्मॉल कैप कंपनी है, 2300 करोड़ की, लेकिन आप कह सकते हैं फार्मा बेस्ड कंपनी, उनके नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, मार्जिन्स में भी जो एक अच्छी उछाल देखने मिली। और आगे जाते हुए इंपॉर्टेंट गाइडेंस कंपनी ने कहा है कि जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ऑफरिंग्स रहेगी, जिसमें यील्ड ज़्यादा है, उस पर वो फोकस करेंगे और मार्जिन पे जो अच्छी ग्रोथ आउटलुक है। ऑफ कोर्स कहें तो रेवेन्यू 60% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ये स्टॉक को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। पेटीएम के नतीजे जो है स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने मिले हैं और जो लॉसेज हैं उनकी, उसमें भी जो गिरावट देखने मिली है। और सिक्वेंशियली जो है पहले 300 करोड़ के लगभग लॉसेज था, अब 220 करोड़ का आ गया है। तो एक टाइप से पॉजिटिव जो है नंबर्स सिगाची और पेटीएम में देखने मिले हैं और RBL बैंक में इनलाइन रहे हैं। लेकिन कुछ खबरों वाले शेयर्स भी हैं जो फोकस में रहेंगे। जी की क्लैरिफिकेशन आई थी मार्केट आवर्स के बाद, उन्होंने कहा है कि वो अवेयर नहीं है कि सोनी की कोई बोर्ड मीट चल रही है जहाँ पे मर्जर की डिस्कशंस हो रही है, और अब कंपनी जो है जी का स्टांस है कि वो अभी भी कमिटेड हैं सोनी के मर्जर के साथ। अल्ट्रा सीमेंट का जो है कॉन कॉल हुआ था, की टेकअवेज में कैपेक्स गाइडेंस 9000 करोड़ का रखा है विद साल 2024 और 25 के लिए। और इम्पॉर्टेंटली जो केशोराम मर्जर है वो एक्सपेक्टेड है कि वो 1 अप्रैल 2024 को हो जाएगा। टाटा स्टील का भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है। सबसे पहला आया है कि कंपनी जो है प्लान कर रही है कि अपने दो लॉस मेकिंग ब्लास्ट फर्नेसेस है यूके में,
उनको वो बंद कर दें और एक अलग से 1.25 बिलियन पाउंड की एक इन्वेस्टमेंट जो है इलेक्ट्रिक आर्क जो फर्नेस टेक्नोलॉजी है उस पे करने वाली है। अब ये पोर्ट टालबोट में होगा। तो बेसिकली एक रीस्ट्रक्चरिंग का अनाउंसमेंट आया यूके के मार्केट के लिए। प्रताप स्नैक्स एंड ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द मार्केट आज जो थी न्यूज़ रिपोर्ट्स चल रही थी कि वो नेगोशिएशंस कर रहे हैं, बातचीत हो रही है कि एक प्राइवेट इक्विटी फर्म अपनी स्टेक की जो बिकवाली कर सकते हैं और हल्दीराम ले सकते हैं। लेकिन प्रताप स्नैक्स अभी क्लैरिफाई किए हैं कि कोई नेगोशिएशंस हल्दीराम्स के साथ नहीं चल रही है स्टेक सेल को लेके। आखिर में शिल्पा मेडिकेयर भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे कंपनी जो है इम्पॉर्टेंट लंग कैंसर ड्रग को जो है लॉन्च करेंगी यूएस मार्केट्स में आपकी पहले तिमाही कैलेंडर ईयर 2024 में। लाइंस इसे हम सेपरेटली भी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन दूसरे और कौन से की नंबर्स आए हैं, प्लस कहाँ कहाँ खबरों का एक्शन है, ये सब शरद हमें बताएंगे। शरद, मॉर्निंग थोड़ी सी खबरें तो ऑफकोर्स आज कम होंगी, अर्निंग्स जो रेगुलर शेड्यूल थी वो तो होंगी, क्योंकि ये तो बड़ा अनसर्टन सा और सडन सा ये आज का सेशन है। क्या क्या खबरें आज सारी बताएं। जी बिल्कुल प्रियंका, एंड ऑफ कोर्स हमारे लिए भी एक सरप्राइज था और सुबह उठ के जो है हमने जो है जल्दी से सारे इन्फॉर्मेशन न्यूज़ फ्लो सबको जो है आपके लिए लाए हैं। ऑफ कोर्स अर्निंग्स पे भी बात कर लेते, ज़्यादा अर्निंग्स नहीं है एंड ऑफ कोर्स हम लोग अलग से HUL और रिलायंस डिस्कस करेंगे। लेकिन RBL बैंक जस्ट मार्केट आज बंद होने के पहले ही जस्ट 1 मिनट पहले रिजल्ट्स आए थे, तो ओवरऑल इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए RBL बैंक के। बट ऑफ कोर्स थोड़ी सेलिंग प्रेशर जो थी हमने देखे थे 2 से 3 सेशंस में। सिगाची इंडस्ट्रीज स्मॉल कैप कंपनी है 2300 करोड़ की, लेकिन आप कह सकते हैं फार्मा बेस्ड कंपनी, उनके नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। मार्जिन्स में भी जो एक अच्छी उछाल देखने मिली और आगे जाते हुए इंपॉर्टेंट गाइडेंस कंपनी ने कहा है कि जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ऑफरिंग्स रहेगी जिसमें यील्ड ज़्यादा है उस पर वो फोकस करेंगे और मार्जिन पे जो अच्छी ग्रोथ आउटलुक है। ऑफ कोर्स कहें तो रेवेन्यू 60% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ये स्टॉक को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। पेटीएम के नतीजे जो है स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने मिले हैं और जो लॉसेज हैं उनकी उसमें भी जो गिरावट देखने मिली है और सिक्वेंशियली जो है पहले 300 करोड़ के लगभग लॉसेज था, अब 220 करोड़ का आ गया है। तो एक टाइप से पॉजिटिव जो है नंबर्स सिगाची और पेटीएम में देखने मिले हैं और RBL बैंक में इनलाइन रहे हैं। लेकिन कुछ खबरों वाले शेयर्स भी हैं जो फोकस में रहेंगे। जी की क्लैरिफिकेशन आई थी मार्केट आज के बाद, उन्होंने कहा है कि वो अवेयर नहीं है कि सोनी की कोई बोर्ड मीट चल रही है जहाँ पे मर्जर की डिस्कशंस हो रही है और अब कंपनी जो जी का स्टांस है कि वो अभी भी कमिटेड हैं सोनी के मर्जर के साथ। अल्ट्रा सीमेंट का जो है कॉन कॉल हुआ था कि टेकअवेज में कैपेक्स गाइडेंस 9000 करोड़ का रखा है वित्त साल 2024 और 25 के लिए। और इम्पॉर्टेंटली जो केशोराम मर्जर है वो एक्सपेक्टेड है कि वो 1 अप्रैल 2024 को हो जाएगा। टाटा स्टील का भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है। सबसे पहला आया है कि कंपनी जो है प्लान कर रही है कि अपने दो लॉस मेकिंग ब्लास्ट फर्नेसेस है यूके में उनको वो बंद कर दें और एक अलग से 1.25 बिलियन पाउंड की एक इन्वेस्टमेंट जो है इलेक्ट्रिक आर्क जो फर्नेस टेक्नोलॉजी है उस पे करने वाली है। अब ये पोर्ट टालबोट में होगा। तो बेसिकली एक रीस्ट्रक्चरिंग का अनाउंसमेंट आया यूके के मार्केट के लिए। प्रताप स्नैक्स एंड ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द मार्केट आज जो थी न्यूज़ रिपोर्ट्स चल रही थी कि वो नेगोशिएशंस कर रहे हैं, बातचीत हो रही है कि एक प्राइवेट इक्विटी फर्म अपनी स्टेक की जो बिकवाली कर सकते हैं और हल्दीराम ले सकते हैं। लेकिन प्रताप स्नैक्स अभी क्लैरिफाई किए हैं कि कोई नेगोशिएशंस हल्दीराम्स के साथ नहीं चल रही है स्टेक सेल को लेके। आखिर में शिल्पा मेडिकेयर भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे कंपनी जो है इम्पॉर्टेंट लंग कैंसर ड्रग को जो है लॉन्च करेंगी यूएस मार्केट्स में आपकी पहले तिमाही कैलेंडर ईयर 2024 में। ठीक है, डन। ये सारे कुछ खबरों वाले शेयर्स, कुछ अर्निंग्स भी आपको बता दी हैं अच्छे से। शरद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपका सारी की सारी डिटेल्स देने के लिए। पहले एक काम करते हैं, 2 बड़े नंबर्स को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो आज मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन कितना होगा उसको लेकर मेरे को थोड़ा सा डाउट रहता है कई बार कि आज का सेशन क्योंकि एकदम से हुआ है और रात को ही इन्फॉर्म हुआ है सभी को, तो क्या पार्टिसिपेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा उस पर डाउट है। लेकिन फिर भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नतीजे एक बार अपनी स्क्रीन पर आप दिखा सकते हैं सभी फ्रंट पर कैसे कैसे रहे। इसमें ना मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है, वो हमने आपको पहले बताया था कि प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा स्लम्प आएगा, वो आया 1% आपको यहाँ पे गिरता हुआ दिखा। आय में भी थोड़ा प्रेशर आना था, वो भी आया। लेकिन मेरे को जो सबसे अच्छी चीज़ लगी इस पूरे रिजल्ट्स में वो थे मार्जिन्स। कंपनी ने मार्जिन्स अच्छे दिखाए हैं, एक बार आप जरा दिखा सकते हैं। हालांकि हमारा अपना अनुमान था कि मार्जिन्स भी श्रिंक होके आएंगे, बट कंपनी के मार्जिन्स इंक्रीज होके आए और 17.7 से करीब 18% के आसपास आए। कई बार क्या होता है ना, बहुत छोटी सी चीज़ आपके बहुत बड़े बड़े नंबर्स पे भारी पड़ जाती है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्जिन्स ही, और कुछ जियो का बिजनेस भी, क्योंकि जियो के मार्जिन्स भी ना एज इट इज़ ही रहे हैं, सेम रहे हैं, उसके आरपू में भी कोई बड़ा फ़र्क नहीं आया। तो जियो का नंबर तो आप ऐसा समझिए कि बिल्कुल सपाट था।
लेकिन जो नॉन जियो वाला था, जिसमें इनका केमिकल्स बिजनेस था, पेट्रोलियम बिजनेस है, रिटेल का बिजनेस है, टेलीकॉम का बिजनेस अंदर अब उसको हटा दूंगा 1 मिनट के लिए मैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे ना तो कंसोलिडेटेड एफर्ट्स दिखा। मैंने इनकी ना मार्केट के बाद की आई हुई कमेंट्री को भी पढ़ा, मेरे को ऐसा लगा कि ये रिटेल सेगमेंट में जो ये कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा हो रहा है। ना केवल फुटफॉल अच्छा बढ़ रहा है, बल्कि अलग अलग सेगमेंट में भी ग्रोथ दिख रही है। ये रिटेल वाला सेगमेंट इनके लिए काफ़ी काम आ सकता है। मोटा मोटी मैं बोल सकता हूँ, सारे प्लस और माइनस करने के बाद रिलायंस ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएगा आपको। ये फ़ायदा कितना देगा अभी तो थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि आज मेरे को पार्टिसिपेशन वाला हिस्सा थोड़ा सा लग रहा है कि आज कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि ये शेयर टिपिकली इंस्टीट्यूशन से चलेगा। इतना भारी शेयर रिटेल नहीं चला सकता। हाँ, 20-50 रुपये का शेयर होता तो रिटेल की पार्टिसिपेशन इसको तोड़ देती, लेकिन शेयर बड़ा है, कैपिटल बड़ी है, फ्लोज बड़े हैं, तो इसमें फंड्स का आज एक्टिव होना, इंस्टीट्यूशंस का आज एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। एक काम करते हैं, जरा टेक्निकल सेटअप चेक करवा लेते हैं, उसके बाद जब हमारे साथ फंडा मेहमान जुड़ेंगे तो एक बार उनसे भी हम व्यू पॉइंट आपके सामने रखवाएंगे। सोनी, एक बार आप इसको ज़रा चेक करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। नंबर्स में मेरे को बहुत ज़्यादा खराबी तो नहीं दिखी। जी डिम्पी जी, रिलायंस में हम देखेंगे तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है। एक तो पिछले हफ्ते जब वो 2650 के ऊपर ब्रेकआउट दिया था, और दूसरा लेवल है कि 2700 पे, जहां पे काफी अच्छी की ओपन इंटरेस्ट एडिशंस हो रखी है, उसके नीचे भी नहीं गया है। सो एट दिस एंटायर वॉलेटाइल मार्केट में भी वो 2700 के नीचे गया नहीं। सो काफी दो इंपॉर्टेंट अहम सपोर्ट है रिलायंस के, 2700 और 2650। इस रेंज में आपको बाउंस बैक जरूर मिल जाएगा। और मेरे ख्याल से यहाँ पे जो एक शॉर्ट कवरिंग आपको तभी नजर आ सकती है जब वो 2740 के ऊपर आज अगर निकालता है, तो इमीडिएटली आपको मोस्ट लाइकली 2800 तक नजर आएगा। 2800 पे एक रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। अगर 2800 को क्रॉस कर पाता है, वहां पे एक फ्रेश ब्रेकआउट और आपको नजर आएगा। वहां से आप देख सकते हैं 2840, 2880 एक पोजिशनल रेंज में जा सकता है। सो काफी इंपॉर्टेंट है, बट मोस्ट लाइकली ये ट्रांचेस में चलेंगे। एक डिप आपको अगर नजर आता है, बेहतरीन होगा वो डिप को खरीदे, 2650 स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, और ऊपर में 2740 का पहला प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है 2800 पे बुक कीजिए। 2800 पे थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। ठीक है, मोटा मोटी आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है रिजल्ट से आज 1% तक ये गैप के साथ खुल जाए। मान लीजिए कोई डिप आता है, किसी वजह से डिप आता है तो ठीक है ना, क्योंकि सबके नंबर इनलाइन बताए जा रहे हैं और मार्केट इनलाइन नंबर्स को उतना रिस्पेक्ट नहीं करता, थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाहिए होता है, क्योंकि ऑलरेडी सैचुरेशन पे खड़े थे हम। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि 2800 और 2840 के ऊपर जाने के चांसेस भी कम है, तो एक तो दोनों चीज़ आपने क्लियर कर दिया। अगर डिप मिले तो बॉट करना है, ऊपर जाए तो 2800 के आसपास आके निकाल भी देना है। कुल मिला के मैं इसकी रेंज करीब 100 से 125 पॉइंट की मानता हूँ। ये पोस्ट रिजल्ट और प्री रिजल्ट भी ऐसे ही कर रहा था, तो पोस्ट रिजल्ट भी ऐसे ही करेगा। नीचे पे डिप आए बॉट कर लेना है, ऊपर जाए तो सेल भी कर देना है। सेम रेंज में ही स्टॉक रहना चाहता है, ऐसा रिजल्ट से और सोनी के एनालिसिस से तो क्लियर हो रहा है। एक काम करें, जरा ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी जुड़वा लेते हैं बैक टू बैक, ताकि क्लियर हो जाए रिलायंस के बारे में भी। और वमाक्षी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रही हैं। वमाक्षी, एक काम कीजिए, पहले जरा रिलायंस की ही रिपोर्ट से शुरू कीजिए और ज़रा बताइए इस समय की क्या सिचुएशन है, रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। जी बिल्कुल, शुरुआत करेंगे हम रिलायंस के साथ ही। हम देख रहे हैं कि सिटी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है कंपनी के नतीजों को के बाद, और इनफैक्ट उनका कहना है कि इन लाइन क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। O2C यानी कि ऑयल टू केमिकल का जो कारोबार है ये अनुमान से कमज़ोर आया है, मगर ऑयल एंड गैस का कारोबार अनुमान से मजबूत कंपनी ने रिपोर्ट किया है। जियो और रिलायंस रिटेल के जो नंबर्स हैं वो अनुमान के मुताबिक आए हैं। ओवरऑल बैलेंस रिस्क रिवॉर्ड नज़र आ रहा है, और इसी के चलते सिटी ने रिलायंस को डाउनग्रेड किया है। खरीदारी की राय से न्यूट्रल की राय दी है, मगर अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 2910 रुपये प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा HUR भी हमारे रेडार पर रहेगा। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि अर्बन डिमांड रूरल डिमांड से बेहतर नजर आ रही है, और प्रीमियम सेगमेंट मास सेगमेंट से अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। वॉल्यूम ग्रोथ हालांकि वीक है 2% पर, प्राइसिंग नेगेटिव हो गई थी Q3 में, और Q4 से भी यही उम्मीद की जा रही है। ओवरऑल इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मॉर्गन स्टैनली ने HUR पर अपनी इक्वल वेट की राय को बरकरार रखा, मगर अपना टारगेट प्राइस घटाकर 2464 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है।
इसके अलावा अल्ट्राटेक अगला स्टॉक रहेगा हमारी रेडार पर। बैंक ऑफ अमेरिका का कहना है कि वॉल्यूम आउटलुक Q3 के बाद को देखकर उन्होंने अपने एस्टिमेट्स FY25 और 26 के लिए घटाए हैं। सीजनैलिटी और दूसरे फैक्टर्स के चलते वॉल्यूम्स पर इम्पैक्ट ज़रूर नजर आया था Q3 में, मगर डिमांड ट्रेंड्स के मुताबिक प्राइसिंग भी वैसे मूव हो रही है। तो ओवरऑल बैंक ऑफ अमेरिका ने अल्ट्राटेक पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। पॉली कैब ये स्टॉक काफ़ी फोकस में रहा है और सिटी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। इनका कहना है कि कंपनी का जो केबल एंड वायर बिजनेस है उसमें ग्रोथ काफ़ी मजबूत नजर आई थी। FMEG बिजनेस हालांकि थोड़ा सा वीक रहा था। BS एंड वर्किंग कैपिटल भी काफ़ी हेल्दी है और Q4 से बेहतर उम्मीद की जा रही है। तो ओवरऑल सिटी की तरफ से खरीदारी की जा रही है पॉली कैप पर। इसके अलावा RBL बैंक भी फोकस में रहेगा। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि PPOP यानी कि प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी अच्छा रहा है। वन टाइम AIF रिलेटेड कंटिजेंसी प्रोविजंस के चलते मुनाफा कंपनी का अनुमान से कमज़ोर है। एसेट क्वालिटी काफ़ी मजबूत है और ओवरऑल लोन ग्रोथ का एक्सेलरेशन भी नजर आ रहा है रिटेल लोन्स के चलते। ओवरऑल मॉर्गन स्टैनली ने RBL बैंक पर अपनी अंडरवेट की राय को बरकरार रखा है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर CLSA का कहना है कि Q3 नंबर्स अनुमान के मुताबिक आए हैं। ग्रोथ जो मजबूत है कंपनी की वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुकी है वैल्यूएशंस में। वॉल्यूम गाइडेंस कंपनी ने मेंटेन की है और कैपेसिटी एक्सपेंशन के चलते ग्रोथ दिख सकती है। तो ओवरऑल CLSA की तरफ से सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर बिकवाली की राय, मगर उन्होंने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाया है। मस्टेक अगला स्टॉक रहेगा हमारे रेडार पर। मक्वारी का कहना है कि ऑर्डर बुकिंग्स रिकॉर्ड लेवल पर है। EBIT मार्जिन फ्रंट पर कंपनी ने बीट रिपोर्ट की है और ओवरऑल मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 17 से 19% EBITDA मार्जिन रेंज में ये ऑपरेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल मक्वारी की तरफ से मस्टेक पर आउट परफॉर्म की राय बरकरार। और आखिर में हम फोकस करेंगे CESC पर। इन्वेस्टेक का कहना है कि अर्निंग्स इंपैक्ट हुए हैं करीब 10% तक, मगर लार्जली उनके अनुमान के मुताबिक आए हैं। स्टैंड अलोन हल्दिया और धरीवाल के जो ऑपरेशंस है यहाँ पर अंडर परफॉर्म जरूर नजर आया है, मगर थोड़ा सा पोटेंशियल अपसाइड इन्हें नजर आता है REC प्रोजेक्ट्स की तरफ से। तो ओवरऑल इन्वेस्टेक ने CESC पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। ऑलराइट, थैंक्स वेरी मच वमाक्षी। इंटरेस्टिंग काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं और क्रूशियल रिपोर्ट्स हैं, इन्हें एक एक कर डिस्कस करते हैं। रिलायंस पर रिपोर्ट आई है, HUL पर और साथ ही पॉलीकैप पर। सारे रिपोर्ट्स को एक एक कर डिस्कस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ये सब एक साथ कंपाइल करके लाने के लिए। अब हमारे साथ बाजार पर एक फंडामेंटल नजरिया देने के लिए विवेक कारपा भी बने हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। मॉर्निंग विवेक, प्लेजर टू हैव यू। शॉर्ट नोटिस पर आपने अग्री किया, बहुत बहुत शुक्रिया उसका। HUL के नंबर्स में एक्चुअली बहुत हद तक बाजार इस बात के लिए प्रिपेयर्ड था, सिर्फ ग्रीन शूट्स की ही बात हो रही है, क्योंकि अभी भी रूरल रिकवरी इज लिटिल फार फ्रॉम एक्सपेक्टेशन, और वही बात फिर से रिट्रिएट होती हुई आपको ब्रोकिंग हाउस के रिपोर्ट्स में भी दिख रही है और क्या नंबर्स भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो प्राइस भी आज रिएक्शन दे सकता है। प्रियंका जी, जय श्री राम सबको। जय श्री राम जी। राम जी ने आज मार्केट खुलवा दिया, बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, जो HUL के नंबर्स देखो तो रेवेन्यू फ्लैट है, EBITDA फ्लैट है और मार्जिन्स फ्लैट है। मतलब पॉजिटिव इसमें अभी तक कुछ नहीं है। और जो ग्रीन शूट्स की आप बात कर रहे हो, वो मुझे लग रहा है कि इस क्वार्टर आपको दिखेगा, जो मार्च क्वार्टर में रिजल्ट्स आएंगे तब दिखेगा, क्योंकि इलेक्शन का फीवर भी रहेगा और काफी कंजम्पशन रूरल साइड में बढ़ता है। तो आज के नतीजों के बाद हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत दिखे और आगे चल के मतलब पिछले क्वार्टर में जो इनपुट कॉस्ट्स थे वो घटे हैं, फिर भी अगर रेवेन्यू फ्लैट आया है तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहेगा HUL के स्टॉक के लिए। तो मुझे लगता है कि स्टॉक ऊपर तो नहीं, थोड़ा बहुत करेक्शन आज दिखा सकता है। स्टॉक रिएक्ट कर सकता है, लेकिन बहुत हद तक ये फैक्टर इन भी है कि अब भी रूरल रिकवरी दिख नहीं रही है। तो देखते हैं कि किस तरह से इम्पैक्ट स्टॉक पर आज खुलने के बाद होता है। लेकिन कुछ और रिपोर्ट्स भी हैं और पॉलीकैप पे भी सिटी की, क्योंकि फंडामेंटली तो ऑफकोर्स कोई दिक्कत ही नहीं थी। टारगेट 6276 का है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू कितने हद तक प्राइस्ड इन है, वो अभी उस पर कितना हैंगओवर स्टॉक पर आगे आने वाले समय में रह सकता है, इट इज डिफिकल्ट टू से एट दिस पॉइंट। लेकिन जिस फंडामेंटल रिपोर्ट पर इस टारगेट प्राइस को 6276 का टारगेट दिया और ये जो एक नीचे से बाउंस अच्छा दिखा रहा है, मिथिलेश आपका सिस्टम और मेथड क्या कह रहा है? ये एक मौका था जब 30-32% टूट गया था स्टॉक, जिन्होंने एक्यूमुलेट कर लिया होगा नीचे के लेवल्स पर। देखिए प्रियंका जी, इट इज टू अर्ली टू से अबाउट दिस, क्योंकि जो बार बना है वीकली चार्ट के ऊपर फॉर द वीक एंडिंग 12th of January 2024, उसने बहुत ही स्ट्रक्चर को गंदा कर दिया है, इन द सेंस दैट के नाउ द स्टॉक मे आई एट अ लेवल क्लोज टू 2700 और 3000। तो हमें नहीं लग रहा है कि एज ऑफ नाउ इट इज एडवाइजेबल टू गेट इनटू द स्टॉक। अभी खरीदारी करने का बिल्कुल ही सोचना नहीं है। दो चीज है,
अगर आपके पास है तो यू कैन होल्ड इट, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया है कि अभी अगर आप बेचोगे तो रिस्क रिवॉर्ड आपका अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। और ट्रेंड रिवर्सल की बात करूं तो जहां से स्टॉक पिछला था 5469, जो 12 जनवरी का हाई था, जब तक इसके ऊपर बंद नहीं आता तब तक इट इज नॉट एडवाइजेबल टू बाय। तो द स्टेटस क्यू रिमेन्स द सेम। अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, नई खरीदारी यहाँ पे मत कीजिए, और डेफिनेटली शॉर्ट के चांसेस नहीं बनेंगे, क्योंकि जो आपने बोला वो लास्ट वीक में जो रिवर्सल आया है वो शायद रिवर्सल और भी ज्यादा देर तक चल सकता है। लेकिन दिस इज अ स्टॉक विच इज अ सेल ऑन राइज नाउ अनलेस एंड अनटिल इट विल फॉर्म द बॉटम। तो हमें लग रहा है कि बॉटम फॉर्मेशन अभी नहीं होगा, एडवाइजेबल टू वेट एंड वॉच। ठीक है, अभी वेट एंड वॉच भी करना चाहिए और करना भी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट्स आने के बाद का रिएक्शन भी थोड़ा थोड़ा इसने देना शुरू किया है, लेकिन उस रिएक्शन में भी मेरे को ऐसा कुछ एक्साइटमेंट नहीं लगा। अभी वो इनकम टैक्स वाली बात भी पूरी तरह से क्लियर हुई नहीं है, तो इसलिए थोड़ा रुक जाना चाहिए किसी भी शेयर में। मेरा तो फिर से एक मानना है, जहाँ भी कन्फ्यूजन हो वहाँ हाथ ही मत मारो ना, जहाँ पे क्लैरिटी हो वहाँ पे हाथ मारो। क्या पेटीएम में वो क्लैरिटी आ रही है? वो मैं पेटीएम इसलिए डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि पेटीएम में ना आप कुछ नहीं देखते, आप एक ही चीज़ सुनना चाहते हो। अगर मैं किसी से पूछूँ ना कि पेटीएम के बारे में आप क्या चाहते हो कि वो पेटीएम कर दे, तो सामने वाला एक ही लाइन बोलेगा, यार अपना लॉस कम करते, बस किसी तरह से लॉस कम कर दे, प्रॉफिट में दिखा दे कंपनी को। उसको ये नहीं पता कि बिज़नेस कितना बड़ा है, क्या बड़ा है, मार्जिन्स क्या है, कुछ नहीं है, उसको सिर्फ लॉस से लेना देना है। और ये जो घाटे वाली फिगर है ना जिस पर रेड एरो नीचे जा रही है, एक्चुअली यही काम का है। आपका जो लॉस हुआ है वो 292 करोड़ से कम हुआ है 222 करोड़। एरो डाउन की है क्योंकि घाटा ही है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, स्ट्रक्चरली ऐसे डेवलप हुआ है। लेकिन ये है बहुत काम की। अगर ऊपर मुनाफा लिखा हुआ था ना तो बेकार हो जाता, लेकिन ये मैथ्स के अकॉर्डिंग आप देखो तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो रहा है ना, तो ये घाटा आपका कम हो गया तो और अच्छी बात है। तो 292 से 222 करोड़ का आया है घाटा। विवेक जी, मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ क्या? पेटीएम में लोग कुछ सुनना नहीं चाहते, कुछ जानना नहीं चाहते, सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि कैसे वो अपने लॉस को कम करे। एक नॉच, एक हिस्सा उसने कम करके इस बार क्वार्टर में दिखाया है। जरा बताइए, सामने इनके खड़ी है इनकी धर्म संकट, जो आरबीआई ने कहा है कि आप छोटे टिकट साइज के लोन कम बांटो, इन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया, और सामने खड़ा है इनका लॉस जिसको ये कम कर रहे हैं। इस धर्म युद्ध में जीतेंगे या हारेंगे ये? शॉर्ट टर्म में क्या हुआ था, बाजार ने बहुत नेगेटिव लिया इस आरबीआई के सर्कुलर को, और देखा कि अगर स्मॉल टिकट लोन्स अगर कम होता है तो कंपनी पे इफेक्ट आएगा। इनफैक्ट अब धीरे धीरे ये पता चल रहा है कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको आगे चल के देखने को मिलेगा, क्योंकि जो स्मॉल टिकट लोन्स होते हैं उसमें रिकवरी कॉस्ट और वगैरह आप मोटा मोटी नेट इंटरेस्ट मार्जिन उसमें कम होता है। तो इस बार अगर आप रिजल्ट्स में भी देखो तो जो पोस्ट पेड लोन्स है उसमें करीबन 17% का मतलब कटौती आई है, वो इसके चलते हुए आई है। और आगे चल के आप अगर देखो तो मर्चेंट बैंक जो लोन है, मर्चेंट लोन्स है, उसमें बढ़ोतरी है, पर्सनल लोन्स में बढ़ोतरी है। इनफैक्ट फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्होंने करीबन 6% का स्पाइक दिखाया है। तो ओवरऑल बाकी सारे सिलेंडर्स है, इंजन जो भी बोलो आप, यहाँ पे अच्छी तरह फायर कर रहे हैं। तो इसके कारण लो से इतना रिकवरी आया है स्टॉक में। और अगर ये घाटा इसी ट्रेंड पे चलता है तो मुझे लगता है कि 4 क्वार्टर के बाद हो सकता है कि कंपनी ऑलमोस्ट ब्लैक में आ जाए। तो ओवरऑल पॉजिटिव ही लग रहा है। और जो फिनटेक कंपनीज में है सबसे पॉजिटिव मुझे पेटीएम ही लग रही है, क्योंकि बाकी फिनटेक्स में इतनी स्ट्रेंथ अभी भी नहीं दिख रही है। ठीक है, डन। सर, मैंने ना आपसे ना रिलायंस के बारे में नहीं व्यू लिया, मैंने अभी ना टेक्निकल व्यू तो ले लिया, और हमने जितना एनालिसिस कर सकते थे अपनी बुद्धि से वो हमने एनालिसिस करके बताया कि हमको तो नंबर मिक्स्ड लगे हैं। 2-3 सेगमेंट अच्छे, 2-3 सेगमेंट खराब, कुल मिला के डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट वाला ऐसा लग रहा है। और मेरे को लगता नहीं कि आज रिलायंस बहुत ज़्यादा हेल्प या बहुत ज़्यादा नुकसान बाजार को पहुंचाएगा। विवेक सर, एक बार ज़रा आपका एनालिसिस भी मैं सुनना चाहता हूँ रिलायंस पे, क्योंकि आज ना 2 ही शेयर धुरी बनाने का काम करेंगे। फर्स्ट HUL, जिसके बारे में ऑलरेडी आप बता चुके हो, सेकंड रिलायंस इंडस्ट्रीज है। सोनी ने कहा है कि 100 रुपये की रेंज में रहेगा, 2700 से ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, 2800 पार नहीं करेगा। मुझे लगता है कि एक ही रेंज में रहेगा, क्योंकि क्या है कि जो रिजल्ट्स आए हैं वो है मार्केट एक्सपेक्टेशंस के अनुसार, मतलब बीट नहीं किया है कंपनी ने।
और दूसरी चीज, आप अगर इसमें 2700 करीबन 31 रुपए चल रहा है, इसमें अगर आप जियो का प्राइस आज का ऐड कर दो तो करीबन ये स्टॉक 3000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मतलब एक जो टारगेट हम लोग पहले बात किया करते थे कि जब रिलायंस 2400 में था कि 3000 जाएगा, वो टारगेट एक्चुअली अचीव हो गया है। अब आप अगर और भी इसमें देखो तो एक पॉजिटिव ट्रेंड ये है कि जो Q3 23 का जो मार्जिन था वो करीबन 16% था, फिर Q2 24 का करीबन 17%, इस बार 18 पॉइंट समथिंग आया। तो ये जो मार्जिन इंप्रूवमेंट में एक ट्रेंड है वो बहुत पॉजिटिव है। और अगर रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स का रिजल्ट ब्रेकअप अगर इंडिविजुअली देखो तो वो स्ट्रांग ही लग रहा है। आरपू में इंक्रीज नहीं दिखा है, करीबन 181-182 के बीच में है, वो सेम टू सेम चल रहा है। और रिलायंस रिटेल काफी स्ट्रांग चल रहा है। तो आगे चल के देखिए, वैल्यू अनलॉकिंग पे डिपेंड करेगा कि कंपनी क्या अनाउंस करती है। एक तो जियो प्लेटफॉर्म्स का आप समझ लीजिए अलग से लिस्टिंग, रिलायंस रिटेल का लिस्टिंग, ये दो ट्रिगर बहुत बड़ा हो सकता है। और एक बहुत मार्केट में एक्सपेक्टेशन था कि जो ऑयल रिफाइनिंग मार्जिन्स है वहां पे मार पड़ेगी, लेकिन अच्छे ऑयल डिमांड के चलते हुए वहां पे भी ठीक ठाक रिजल्ट्स आए और पॉलिस्टर मतलब पॉलीमर्स बिजनेस भी अच्छा कर रहा है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि स्टॉक एक रेंज के अंदर, टाइट रेंज के अंदर रह सकता है। नेगेटिविटी कुछ भी नहीं है। और आगे चल के इन जियो प्लेटफॉर्म और रिलायंस रिटेल पे अगर कुछ भी न्यूज आती है तो स्टॉक एक्चुअली आउट परफॉर्म कर सकता है। और एक और चीज, जो अभी गुजरात में समिट हुआ था, इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसमें कंपनी ने अनाउंस किया कि ग्रीन एनर्जी में करीबन 1 लाख करोड़ ये लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो ये ग्रीन एनर्जी का भी आगे चल के क्या होने वाला है वो टू अर्ली टू से, लेकिन दैट वो भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है। तो ओवरऑल पॉजिटिव ही मिलेगा इस पे। ठीक है सर, आपका भी व्यू ले लिया। फंडा टेक हमने खुद से अपना जो पढ़ सकते थे पढ़ के आपके सामने रखा, रिपोर्ट्स भी आपके सामने बता दी। रिपोर्ट भी तो यही कह रही है न्यूट्रल स्टांस, और बाकायदा उन्होंने अपने टारगेट्स को, स्टांस को तो न्यूट्रल कर दिया बाय से, लेकिन टारगेट को 2600 से बढ़ाकर 2900 कर दिया। तो क्या मतलब समझोगे आप कि बाय से न्यूट्रल वाला वो ज़्यादा ठीक है कि 2600 से 2900 सीटी ने कर दिया वो ज़्यादा ठीक है? तो हर जगह पर आप देखोगे ना, रिलायंस अपने आप को ऐसे ही मैनेज कर रहा है कि नंबर्स भी ठीक मिक्स्ड आए हैं, टेक्निकल वाला भी यही बता रहा है, फंडा वाला भी यही बता रहा है, रिपोर्ट्स भी बता रहे हैं, हमारा अपना एनालिसिस रिसर्च का भी यही बता रहा है मोटा मोटी। तो इट्स अ मिक्स सेट ऑफ नंबर्स। आज मेरे को लगता नहीं कि रिलायंस बहुत बड़ा कुछ चमत्कार करेगा फॉल या गिरावट बढ़त में, लेकिन फिर भी इस पे हम ज़रूर फोकस ज़रूर ज़्यादा करेंगे। छोटा सा ब्रेक